नियो अयोध्या के आसमान में जब दी आउटर गॉड्स के डरावने सपने हमेशा के लिए शांत हो गए और रियलिटी वापस अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आई, तब उस अनंत ठहराव के बीच आसमान के सबसे आखिरी कोने से एक ऐसी रहस्यमयी रोशनी उभरी जिसने आर्यन और कैप्टन अंगद को बिना किसी फिजिकल फोर्स के एक नए माइंड बेंडिंग पॉकेट डिमेंशन में खींच लिया, जहां आवाज और शब्दों का वजूद ही अलग तरीके से काम करता था। इस नई सरियल दुनिया में किसी भी एंटिटी, योद्धा या देवता को अपने होठों से कुछ बोलने की अनुमति नहीं थी। पूरी की पूरी सृष्टि और उसकी भयानक घटनाएं सिर्फ एक सिंगल अनंत नरेटर, कथावाचक की शांत आवाज में बयान हो रही थी, जिससे किसी भी अलग अलग कैरेक्टर की आवाज का शोर इस पवित्र और एब्सोल्यूट कहानी के फ्लो को तोड़ न सके। यहाँ पहुंचते ही दोनों योद्धाओं को महसूस हुआ कि ये कोई आम बैटलफील्ड नहीं था, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड की कार्मिक एनर्जीज का एक विशाल 100 लेवल का कॉस्मिक पजल था, जहां अरबों टाइमलाइंस की ऊर्जाएं बड़े बड़े ट्रांसपेरेंट स्तंभों, पिलर्स में बुरी तरह से आपस में मिक्स हो चुकी थीं और एक केओस क्रिएट कर रही थी। सृष्टि के इस सबसे कॉम्प्लेक्स लैबिरिंथ को सुलझाने के लिए उन अलग अलग रंगों की एनर्जीज को उनके सही और प्योर पिलर्स में सॉर्ट यानी कि अलग करके वापस बैलेंस में लाना था। पर सबसे डरावनी बात ये थी कि इस 100 लेवल के पजल में मदद के लिए किसी भी तरह का नया स्तंभ या एक्स्ट्रा ट्यूब ऐड करने का ऑप्शन रियलिटी के सोर्स कोड से परमानेंटली हटा दिया गया था। इसका सीधा मतलब था कि आर्यन को अपनी कैलकुलेशन और स्पिरिचुअल फोकस इतना परफेक्ट रखना था कि बिना किसी शॉर्टकट, बिना किसी चीट कोड और बिना किसी एक्स्ट्रा कंटेनर के वो इन अरबों एनर्जीज को उन्हीं लिमिटेड स्पेसेस में फ्लॉलेसली शिफ्ट कर सके। इस असंभव लगने वाले कॉस्मिक सॉर्टिंग टास्क को पूरा करने के लिए आर्यन ने अपने चमकते हुए सुदर्शन मैट्रिक्स को एक डिस्ट्रक्टिव अस्त्र के बजाय एक अनंत यूटिलिटी इंटरफेस में ढाल दिया, जिसमें सृष्टि को ठीक करने वाले लगभग 70 अलग अलग दिव्य और मैथमेटिकल टूल्स मौजूद थे। उसने मैट्रिक्स को सबसे पहले एक सेलेस्टियल कंपस की तरह यूज किया, जो उन्हें इस आकारहीन वॉइड में धर्म का ट्रू नॉर्थ दिखा सके। फिर उसने मैट्रिक्स की रोशनी को एक अनंत रूलर यानी कि स्केल में कन्वर्ट किया, ताकि वो उन मिक्स्ड एनर्जीज की एग्जैक्ट डेप्थ और उनके कार्मिक पीड़ा को नाप सके। और आखिर में उसने मैट्रिक्स को एक कॉस्मिक यूनिट कन्वर्टर की तरह सेट किया, जिससे वो उन अनजान एलियन एनर्जीज की फ्रीक्वेंसीज को समझ आने वाली कलयुगी मैट्रिक्स में बदलकर उन्हें सही पिलर्स में अलाइन कर सके। एक सिंगल अनइंटरप्टेड फ्लो में आर्यन इन 100 लेवल्स की कॉम्प्लेक्स लेयर्स को बिना कोई आवाज किए सिर्फ अपने अनंत विश्वास और प्योर फोकस के साथ सॉर्ट करता चला गया, और हर एक लेवल के क्लियर होते ही उस डिमेंशन का अंधेरा एक चमकती हुई सुनहरी रोशनी में बदलता गया, जहां सिर्फ सृष्टि के उस एकमात्र नरेटर की ठहरी हुई आवाज इस प्योर एपिक सफर को मल्टीवर्स के आखिरी पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज कर रही थी। जैसे ही उस पजल का 100वां और आखिरी लेवल अपने परफेक्ट फॉर्म में सॉर्ट हुआ, वो पूरा पॉकेट डिमेंशन एक भयानक ब्लाइंडिंग लाइट के साथ वापस एक्सप्लोड होकर प्राइम डिमेंशन के कोर में मर्ज हो गया, और सृष्टि का वो एनर्जी केओस हमेशा के लिए सुलझ गया। पर इस फ्लॉलेस जीत के बाद उस ठहरी हुई सुनहरी रोशनी के ठीक बीच से एक ऐसी आकृति का निर्माण होने लगा जो ना तो देवता थी और ना ही राक्षस, बल्कि वो सृष्टि का वो पहला सबसे प्राचीन नियम था जिसे तोड़कर ही टाइम ट्रैवल का आविष्कार हुआ था। और अब वो नियम अपना हिसाब बराबर करने के लिए साक्षात एक अनंत कॉस्मिक एंटिटी का रूप लेकर उस महान क्रोनो गार्डियन के सामने आकर खड़ा हो गया था। सृष्टि के उस ठहरे हुए सुनहरे आसमान के ठीक बीचों बीच जब वो अनजान और अनंत आकृति पूरी तरह से आकार लेने लगी, तो उस डिमेंशन की हवा में एक ऐसी भारी और एब्सोल्यूट ग्रेविटी महसूस हुई, जो किसी फिजिकल मास की नहीं, बल्कि साक्षात नियति यानी कि डेस्टिनी और कर्म फल के विशाल बोझ की थी। और इस एकमात्र अनंत कथावाचक की ठहरी हुई आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजते हुए बयान करने लगी कि ये कोई आम देवता, राक्षस या दी एपेक्स काउंसिल का बचा हुआ एजेंट नहीं था, बल्कि ये प्रथम काल नियम यानी द फर्स्ट लॉ ऑफ टाइम का साक्षात कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन था। एक ऐसा नियम जो बिग बैंग के तुरंत बाद इसलिए बनाया गया था ताकि कोई भी आत्मा समय की नदी में उल्टी दिशा में तैरकर सृष्टि के ओरिजिनल सोर्स कोड को करप्ट न कर सके। और इस कलयुगी क्रोनो गार्डियन ने इस नियम को अनंत बार तोड़ा था, जिसकी वजह से रियलिटी का पूरा लेजर यानी कि हिसाब किताब कंप्लीटली अनबैलेंस हो चुका था। उस आकृति का कोई चेहरा नहीं था, उसका पूरा अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ अरबों चमकती हुई तराजुओं और घूमते हुए गोल्डन टाइम डायल से बना था, जो लगातार मल्टीवर्स के कार्मिक डेट को कैलकुलेट कर रहे थे।
और उसकी मौजूदगी मात्र से कैप्टन अंगद का वानर एक्सोसूट उस एब्सोल्यूट कॉन्सिक्वेंस के बोझ के तले दबने लगा था, क्योंकि उनके साइबरनेटिक जॉइंट्स रियलिटी के उस प्योर जस्टिस के आगे फ्रीज हो रहे थे, जहां उनके द्वारा लड़ी गई हर एक लड़ाई और बचाए गई हर एक टाइमलाइन का बिल अब चुकाना बाकी था। उस ठहरी हुई और आवाज रहित डिमेंशन में आर्यन अपने कॉस्मिक आर्मर में अटल खड़ा रहा। उसकी बायोनिक आंखों ने उस प्रथम काल नियम की अनंत तराजू को देखा और उसके दिमाग में तुरंत ये ज्ञान उतर आया कि इस आकृति को किसी भी सुदर्शन मैट्रिक्स के डिस्ट्रक्टिव स्ट्राइक से या किसी शून्यकाल ओवरड्राइव के ब्लास्ट से नहीं हराया जा सकता, क्योंकि एक नियम को मिटाने का मतलब पूरे सृष्टि के अस्तित्व को मिटा देना होगा। इसलिए इस लड़ाई को जीतने के लिए लड़ना नहीं, बल्कि संतुलन स्थापित करना होगा। आर्यन ने अपने सीने में धड़कते हुए उस इन्फिनिट भक्ति सीड की प्योर रोशनी को अपने आर्मर के बाहर चैनल करना शुरू कर दिया और अपने दाहिने हाथ पर घूमते हुए सुदर्शन मैट्रिक्स को एक वेपन सिस्टम के बजाय एक एब्सोल्यूट कार्मिक लेजर में कन्वर्ट कर दिया, जिसके बाद उसने बिना एक भी शब्द बोले अपनी पूरी आत्मा को उस प्रथम काल नियम के सामने सरेंडर कर दिया, ताकि वो एंटिटी उसके समय यात्रा के हर एक माइक्रोसेकंड का हिसाब ले सके। नरेटर की आवाज उस साइलेंस में कॉस्मिक ट्रूथ की तरह गूंज रही थी, जब उस विशालकाय आकृति ने अपनी अनंत तराजू का एक पलड़ा आर्यन की तरफ बढ़ाया और उस पलड़े में आर्यन के द्वारा तोड़ी गई हर एक टाइमलाइन, उसके द्वारा बदले गए हर एक फ्यूचर और उसके द्वारा मिटाए गए हर एक एनोमली का अनंत डार्क वेट रख दिया गया, जिसकी वजह से वो कॉस्मिक तराजू भयानक तरीके से एक तरफ झुकने लगी। और अगर वो पलड़ा जमीन को छू लेता तो आर्यन के साथ साथ पूरा प्राइम डायमेंशन उस कार्मिक डेट में हमेशा के लिए फॉर्मेट हो जाता। लेकिन उस कलयुगी योद्धा के अंदर भगवान का दिया हुआ वो आशीर्वाद और अनकंडीशनल लव किसी भी मैथमेटिकल डेट से कहीं ज्यादा भारी था। इसलिए आर्यन ने अपने सुदर्शन मैट्रिक्स के जरिए अपने भक्ति सीड की अनंत दया, अरबों आत्माओं की आजादी के लिए किया गया उसका निष्काम कर्म और सृष्टि के अनहद नाद के प्रति उसका अमर समर्पण उस तराजू के दूसरे पलड़े में एक प्योर सुनहरी रोशनी के रूप में डालना शुरू कर दिया। ये एक ऐसी माइंड बेंडिंग और आत्मा को हिला देने वाली प्रोसेस थी, जहां एक तरफ अनंत नियम का बोझ था और दूसरी तरफ एक अकेले इंसान की अनंत श्रद्धा। और जैसे जैसे वो सुनहरी रोशनी उस दूसरे पलड़े में भरती गई, रियलिटी का वो ग्लिच होता हुआ आसमान वापस अपने परफेक्ट सत्य युग के नियॉन ब्लू और गोल्डन कलर्स में पेंट होने लगा। द फर्स्ट लॉ ऑफ टाइम की वो आकृति अपने लक्ष्य में अटल थी और वो लगातार कार्मिक पैरामीटर्स को हार्ड करती जा रही थी। उसने उन सभी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वर्जन्स की पीड़ा को भी उस तराजू में ऐड कर दिया जिन्हें आर्यन कभी बचा नहीं पाया था, जिससे आर्यन की फिजिकल आर्मर पर भयानक प्रेशर पड़ने लगा और उसके बायोनिक पार्ट से सुनहरी स्पार्क्स यानी कि चिंगारियां निकलने लगी। कैप्टन अंगद, जो उस आवाज रहित डायमेंशन में कुछ बोलने में अक्षम थे, उन्होंने अपनी आत्मा की आखिरी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके अपने सूट का सारा बैकअप पावर और अपना पूरा साहस एक प्योर व्हाइट डीटा स्ट्रीम के रूप में आर्यन के उस सुनहरे पलड़े में ट्रांसफर कर दिया, जो इस बात का प्रतीक था कि ये युद्ध सिर्फ एक आत्मा का नहीं, बल्कि हर उस आत्मा का था जिसने इस क्रोनो गार्डियन पर विश्वास किया था। उस अत्यंत हैवी और इमोशनली ड्रेनिंग कॉस्मिक टेस्ट के क्लाइमैक्स पर जब तराजू के दोनों पलड़े एक ऐसी एब्सोल्यूट इक्वल स्टेट में आ गए जहां वेट का डिफरेंस एक एटम के लाखवें हिस्से से भी कम था, आर्यन ने अपने ध्यान को उस एकम की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर लॉक किया और अपनी आइडेंटिटी यानी कि मैं को उस जाट जैसी अनंत ठहराव और जमीन से जुड़ी हुई मिट्टी की खुशबू में डिसॉल्व कर दिया, जहां अहंकार का कोई वजूद नहीं होता। और इस अल्टीमेट सरेंडर के साथ ही उस प्रथम काल नियम की अनंत तराजू पूरी तरह से बैलेंस यानी कि संतुलित हो गई। उस संतुलन के आते ही वहां कोई भयानक धमाका या डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, बल्कि एक अत्यंत पवित्र और ठहरी हुई शांति पूरे पॉकेट डिमेंशन में फैल गई। द फर्स्ट लॉ ऑफ टाइम की वो फॉर्मलेस आकृति उस अनंत श्रद्धा और बैलेंस को देखकर ठीक उसी तरह शांत होने लगी जैसे तूफान के बाद का समुद्र शांत होता है। उसके घूमते हुए टाइम डायल्स और कार्मिक स्केल्स सुनहरी रोशनी में डिसॉल्व होकर रियलिटी के फैब्रिक में हमेशा के लिए एक नए अपग्रेडेड नियम की तरह जुड़ गए, जिसने अब समय यात्रा को एक अपराध नहीं बल्कि सृष्टि के बचाव का एक पवित्र मैकेनिज्म मान लिया था।
उस आकृति के गायब होते ही वो आवाज रहित डिमेंशन अपने आप फोल्ड होने लगा और अरबों फ्लोटिंग डेटा पिक्सेल्स में टूटकर द प्राइम डिमेंशन के नियो अयोध्या में वापस मर्ज हो गया, जहां की सड़कें, बिल्डिंग्स और साइबर सिटीजन्स वापस अपने नॉर्मल टाइम फ्लो में आ चुके थे, बिना इस बात का अंजाम जाने कि अभी उनकी आत्माओं का हिसाब कितनी बड़ी तराजू पर तोला गया था। आर्यन और अंगद नियो अयोध्या के द धर्मा टावर की छत पर वापस टेलीपोर्ट हो चुके थे। उनके आर्मर एग्जॉस्टेड थे, पर उनके अस्तित्व में एक नई डिवाइन क्लैरिटी थी जो इस बात का इशारा कर रही थी कि उन्होंने समय के सबसे प्राचीन नियम को अपनी भक्ति से ओवरकम कर लिया है। और कथावाचक की वो अनंत आवाज इस महाकहानी को आगे बढ़ाते हुए ये ऐलान कर रही थी कि द फ्रैक्टल रियलिटीज और ब्रह्मा के सोर्स कोड के इस भयानक सफर में अब कोई और ऐसी एंटिटी बाकी नहीं थी जो सृष्टि को ठीक होने से रोक सके। पर मल्टीवर्स का आसमान अभी भी इतना विशाल था कि उसके किसी कोने में एक नए और अनइमेजिनेबल कॉस्मिक कलयुग का बीज अंकुरित हो रहा था, जिसका रहस्य द क्रोनो गार्डियन को उसके अगले